Unwall Pacific. ओके फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था, द टॉपिक वाज व्हाट आर द मेजर अबाइडिक फैक्टर्स। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि ये जो मेजर अबाइडिक फैक्टर्स हैं उनके रिस्पांस में बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सी एक इंटर रिलेशन हम देखने वाले हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से बायोटिक फैक्टर्स किस तरीके से काइंड ऑफ रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, सो वैसे मैंने मेंशन किया है कि अबायोटिक फैक्टर्स का बायोटिक फैक्टर किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। पहला तो एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई वो होम्योस्टेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके क्या बोल सकते हैं, बॉडी के अंदर होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स स्टेटस मीनिंग कंडीशन, बॉडी के अंदर एक सेम कंडीशन मेंटेन रखना। ठीक है, तो इनको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। जो होम्योस्टेसिस कर रहे हैं इनको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं, और जो होम्योस्टेसिस नहीं कर रहे हैं उनको हम कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। अब दो टाइप का ग्रुप बन गया है कि भाई एनिमल्स या प्लांट्स ले लो, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अबायोटिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग रिस्पांस में दो टाइप के हो जाते हैं। एक जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी को चेंज कर लेते हैं, जो होम्योस्टेसिस नहीं करते हैं, और एक होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करते, वो अपने बॉडी का एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन रखते हैं। ठीक है, सो वैसे ही मैंने एक ग्राफ शो किया है कि अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और आई मीन तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस, एक्स पे देखोगे तो आपको इंटरनल एनवायरनमेंट, और नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपको एक्सटर्नल वर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट पर का एक्सटर्नल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी दी कॉन्फॉर्मर जो चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, कॉन्फॉर्मर्स ये तो ग्रीन वाले हैं ये भी अपने अंदर चेंज लाते रहते हैं। दूसरा आपके रेगुलेटर्स हैं जो येलो वाला है, बाहर का एनवायरनमेंट कुछ भी हो अगर आप देखोगे रेगुलेटर्स एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई भी चेंज अवेलेबल नहीं है। अब रेगुलेटर्स में एक पार्शियल रेगुलेटर होता है कि भाई टिल सम एक्सटेंट वो अपने अंदर चेंज लाते हैं, उसके बाद वो चेंज स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पार्शियल, थोड़ा बहुत रेगुलेशन करते हैं और बाकी थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिकली ग्राफ के थ्रू मैंने ट्राई शो करने का ट्राई किया है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अबायोटिक फैक्टर्स के हिसाब से इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं कि रिएक्शन जो भी हो रहा है तो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या टाइप के रिस्पॉन्स या क्या क्या तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। पहला, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को चेंज, इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करते हैं, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोल सकते हैं, मेंटेनिंग स्टेबल एंड कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अब होम्योस्टेसिस में दो टाइप है, एक थर्मो रेगुलेशन है, एक है ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन सिंपल वर्ड में बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखना, और ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर लेवल को मेंटेन रखना। नाउ अब इन होम्योस्टेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम कोल्ड ब्लडेड भी बोल सकते हैं, रेगुलेटर्स आर आल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड। नाउ अब होम्योस्टेसिस करने के दो तरीके हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक बिहेवियरल। मैंने दोनों में कुछ एग्जांपल्स लिया है। अगर हम फिजियोलॉजिकल तरीके की बात कर रहे हैं होम्योस्टेसिस करने का, एग्जांपल ह्यूमंस ले लो। ह्यूमन बीइंग स्वेटिंग करता है, गर्मी के अंदर जब आपको पसीना आता है, ठीक है, और वो पसीना के ऊपर जब हवा लगती है और वो पसीना जब इवापोरेट होता है तो बॉडी इवेंचुअली कूल होता है। तो गर्मी में टेम्परेचर अंदर का कूल करने के लिए, बिकॉज बाहर भी गर्म है, तो अंदर का कूल करने के लिए, एक रेगुलेशन करने के लिए, होम्योस्टेसिस करने के लिए पसीना होता है। और ठंडी में शिवरिंग होती है। शिवरिंग बेसिकली ये होता है कि भाई आपका जब बॉडी कांपता है तो एक हीट जनरेट होता है, और वो हीट जनरेट होने की वजह से बॉडी के अंदर रेगुलेशन वगैरह परफॉर्म होती है। ठीक है, वैसे ही पाइलो इरेक्शन भी है, वो जो गूज बम्स आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो उस वजह से जो है हीट ट्रैप हो जाता है आपके बॉडी के अंदर ड्यूरिंग विंटर्स, ये भी होता है ना। अब बिहेवियरल टाइप बड़ा सिंपल है। बिहेवियरल टाइप एग्जांपल मैंने डेजर्ट लिजर्ट लिया है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे और टेम्परेचर कम होने पे क्या हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पर ये शेड में चले जाएगा, कोई भी झाड़ वगैरह होगा तो उसके छाव में, उसके शेड में जाकर प्रेजेंस रहेगा। और अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये बास्किंग करता है, मतलब धूप में जाकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो वैसे ही आप सैंड के अंदर बोरोइंग ले लो।
डेजर्ट में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो देर आर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत एग्जांपल्स हैं जो सैंड के अंदर चले जाते हैं और अपने ऊपर सैंड डाल लेते हैं। बेसिकली सैंड का इंटरनल लेयर थोड़ा सी ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू दी हीटेड एक्सटर्नल या द सरफेस ऑफ द सैंड। तो इसके लिए ये अपने बॉडी के अंदर रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर कम होने पर सनलाइट में चले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने पर शेड में चले जाएंगे या सॉइल के अंदर भी बरो बनाकर जा सकते हैं। उसके बाद कॉन्फॉर्म या फिर कॉन्फॉर्मेटर या फिर कॉन्फॉर्मेटरी ऑर्गेनिज्म या फिर बेसिकली आप इनको कोल्ड ब्लडेड भी बोल सकते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस नहीं करते हैं, ठीक है, नो होम्योस्टेसिस, विच मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट चेंजेस एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपके बॉडी के अंदर जो भी एनवायरनमेंट होगा इट वुड बी डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें बेस्ट एंड क्लासिक एग्जांपल हम फिश का ले सकते हैं। बाहर का जो भी एनवायरनमेंट होगा वैसा ही सेम एनवायरनमेंट फिश के बॉडी के अंदर होगा। ये क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉन्फॉर्मर्स है, ठीक है। नाउ माइग्रेट, इसमें स्पेशली बर्ड्स आता है, ठीक है, एनिमल्स भी है बट बर्ड्स भी हम स्पेशल कंसिडर करें बिकॉज बर्ड्स में बहुत कॉमनली दिखता है। तो ये माइग्रेट बेसिकली माइग्रेशन के रिगार्डिंग है कि ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द हार्श एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन टेम्पररीली कहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल साइबेरियन क्रेन का है, ठीक है। वो साइबेरिया से माइग्रेट होते हैं, शिफ्ट होते हैं टेम्पररी, और हमारे इंडिया में राजस्थान में आते हैं, ठीक है, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। थोड़े टाइम के लिए यहाँ आते हैं, वापस से वो रिटर्न अपनी जगह पर चले जाते हैं। इसलिए ब्रैकेट में मैंने टेम्पररीली लिखा है। शिफ्ट होता है ऑर्गेनिज्म टेम्पररी बेस पर बिकॉज ऑफ हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो ये भी एक रिस्पॉन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर नॉन लिविंग फैक्टर्स। उसके बाद लास्ट आपका सस्पेंशन है। सस्पेंड मीन्स स्टॉप कर देना, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली सस्पेंड की बात करते हैं, इसमें वेरी सिंपली ये होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म? वेरी सिंपली आपके बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में मैंने दो टाइप्स लिया है, ठीक है। एक तो जू प्लैंक्टन, जू मीन्स एनिमल, प्लैंक्टन मीन्स माइक्रोस्कोपिक। जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं उनको हम जू प्लैंक्टन बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उनके बॉडी में एक फेस आता है जिसको हम बोलते हैं डायफेस, अब डायपॉज, ठीक है। अब ये जो डायपॉज है इसमें होता क्या है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका सस्पेंशन में यही होता है कि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो डायपॉज के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसमें ये होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी सेव कर रहा है, ताकि हार्श एनवायरनमेंट में फूड वगैरह ऑलरेडी कम है, न्यूट्रिशन कम है, एनवायरनमेंट बहुत हार्श है, फूड ढूंढने के लिए भी टफ हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे रीजंस की वजह से ऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। जितना हो सकता है उतना एनर्जी को प्रिजर्व करके रखता है। अब इसको समझने के लिए एनिमल्स देखते हैं, जैसे एस्टिवेशन, समर स्लीप भी बोला जाता है, स्नेल्स और फिशेस वगैरह करते हैं। हाइबरनेशन बहुत फेमस है, ये विंटर स्लीप भी बोला जाता है, पोलार बेन जो करते हैं। थोड़ा सी हाइबरनेशन के हेल्प से समझते हैं एग्जैक्टली सस्पेंशन क्या है। नाउ हाइबरनेशन, वो जो विंटर स्लीप लिखा है इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली वो स्लीप नहीं है, ठीक है। फॉर समवंस पोलार बेयर जो है जितना हो सके उतना रेस्ट करता है। अब होता क्या है, बिफोर हाइबरनेशन ठंडी आने वाली है तो पोलार बेयर क्या करता है, बहुत ज़्यादा फूड इंटेक कर लेता है। इतना फूड इंटेक कर लेता है कि एकदम फुल हो जाएगा, ठीक है। अब कई ऐसी जगह देखता है जहाँ पर थोड़ा सी कम ठंडी लगे, थोड़ा केव टाइप की जगह, वहाँ पर वो सेटल होगा और जितना हो सके उतना रेस्ट करेगा, सोएगा नहीं। इट डजेंट स्लीप्स फॉर मंथ्स, ठीक है। तो वो रेस्ट करता है एंड जितना एनर्जी उसने लिया था उसको धीरे धीरे यूज करता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि उसका हार्ट बीट 8 पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। इट्स समवेयर अराउंड 32, सॉरी सर 8 पर मिनट, इट इज समवेयर अराउंड 36 पर मिनट, उससे वो 8 पर आ जाता है ताकि हार्ट भी कम काम करे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? के मेटाबॉलिज्म स्लो का मतलब क्या, जितना हो सके उतना एनर्जी प्रिजर्व कराने के लिए ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कम करा देना, स्लो करा देना, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो ये 5 अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग फैक्टर्स का रिस्पॉन्स देते हैं या रिप्लाई करते हैं या रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक में हमने बेसिकली ये देखा कि जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं उनको बायोटिक फैक्टर्स किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड
विथ अनदर टॉपिक दैट इज़ दी एडेप्टेशंस। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि भाई मेजर अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड देन हमने ये भी देखा था कि ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिस्पॉन्स या रिएक्ट करते हैं टू दी अबायोटिक फैक्टर्स। अब उसमें एक और टॉपिक हम ऐड करते हैं, दैट इज एडेप्टेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सिंपली व्हाट आर एडेप्टेशंस? एडेप्टेशंस आर बेसिकली चेंज। ठीक है, अब ये जो चेंज होगा इसको मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है, इट इज चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के कुछ रीजंस की वजह से अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है, एंड इन चेंजेस की वजह से उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इजी हो जाएगा, और जो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इजी होगा वहां पर रिप्रोडक्टिव रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक वेरी सिंपली अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू क्रिएट ईज इन सर्वाइवल, ठीक है, एंड टू इंक्रीज इन रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म को चेंजेस करता है। ठीक है, उसको हम एडेप्टेशंस बोलते हैं। अब यही चेंजेस को हम रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म ने एडेप्टेशन किया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एडेप्टेशंस होते 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 बहुत सारे साल तक एडेप्टेशंस हुए, बिकॉज इवोल्यूशन बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म ने, अगर इवोल्यूशन एज अ रॉ मटेरियल हम देखते हैं, एक ऑर्गेनिज्म ने एडेप्टेशन किया, ठीक है, बहुत सारे एडेप्टेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड किया। अब क्या होता है, ये एडेप्टेशन परमानेंट भी हो जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म इनके वजह से इवॉल्व भी हो रहा है, तो इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एडेप्टेशंस चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट। इसमें बेनिफिट क्या होता है, इजीली सर्वाइव करता है ऑर्गेनिज्म, और रिप्रोडक्शन के अंदर ईज एज वेल एज रिप्रोडक्शन रेट, रिप्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, सिंपली सेइंग। ठीक है, नाउ ये जो चेंज है मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, और बिहेवियर भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली भी कुछ चेंज कर सकता है मॉर्फोलॉजिकली, ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकली इंटरनल कुछ चेंजेस कर सकता है, या कुछ बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला सकता है। यहाँ पर अगेन इनके एग्जांपल्स तो देखेंगे हम, ठीक है, बट यहाँ पर मैंने वापस से थोड़ा सी एडेप्टेशंस के बारे में, जो मैंने इवोल्यूशन वाला पॉइंट बोला था, कि ऐसे बहुत सारे चेंजेस अगर बहुत लॉन्ग इवोल्यूशनरी पीरियड तक, या वेरी सिंपली बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस होते 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 ये जो एडेप्टेशन है कभी कभी परमानेंट भी हो जाता है, और ऑर्गेनिजम्स इससे इवॉल्व भी हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये अडेप्टेशन पूरे स्पीशीज में होगा, पूरे पॉपुलेशन में होगा, तो ही इवोल्यूशन होगा, वरना इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इवोल्यूशन एक ऐसा फिनोमिनम है जो एक पूरे के पूरे स्पीशीज में होगा। फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा चेंज हो रहा है जो पूरे ह्यूमन जितने भी है सबके अंदर हो रहा है, ऐसे चेंज को हम इवोल्यूशन बोलेंगे। तो पूरी जितने भी ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज में है या एक पॉपुलेशन में है, उसमें चेंज होना चाहिए, उसमें एडेप्टेशंस होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोलार मैमल्स का एग्जांपल लिए। पोलर ऑर्गेनिज्म जो आपके पोल्स में रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें मैंने पोलर मैमल्स को कंसीडर किया। मैमल्स आर दी ऑर्गेनिज्म विच हैज मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो पोलर मैमल्स में आपको एलेंस रूल दिखेगा। व्हाट आर एलेंस रूल? कि भाई बॉडी का प्रोपोर्शन या रेशियो कंपेयर कर लो, बॉडी साइज और एक्सट्रीमिटीज से। एक्सट्रीमिटीज मतलब आपके बॉडी के कान ले लो, हाथ पैर ले लो, ठीक है। तो एलेंस रूल में पोलर मैमल्स का एलेंस रूल मतलब क्या, बेसिकली कि ऑर्गेनिज्म का, जैसे फॉर एग्जांपल आप पोलर बेयर देख लो, ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा साइज होता है उसका, ठीक है, दे आर एक्चुअली वेरी ह्यूज, ठीक है, बट उनके ईयर्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आपको मिलेंगे। आप पोलर बेयर को चलते हुए देखोगे, आपको लगेगा पैर और उनके जो अपेंडेजेस है, लिम्स है, आगे के दो पीछे के दो, वो आपको बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। उसके रीज़न ये है कि वो इनके बॉडी से हीट लॉस को रिड्यूस करवा रहे हैं, हीट लॉस को रिड्यूस करो, आपके बॉडी से हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक्सट्रीमिटीज़ को कम कर दोगे, उसका हीट रिलीज बहुत ज़्यादा कम होगा। उसमें भी इनके बॉडी के ऊपर फर वगैरह भी प्रेजेंट होता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सील की बात कर लो, ठीक है, तो अगर हम सील को कंसिडर करते हैं, इसके बॉडी के ऊपर ब्लबर होता है। ब्लबर इज अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन, ठीक है, स्किन के अंदर एक थिक फैट का लेयर होता है। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इंसुलेशन। ये ब्लबर जो है एज ए इंसुलेटर काम करता है। व्हाट इज इंसुलेशन या इंसुलेटर क्या होता है?
एनीथिंग विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ द हीट को पकड़ के रखने में, हीट को एस्केप नहीं होने देगा, हीट को लॉस नहीं होने देगा, तो ये, या हीट को रिलीज नहीं होने देगा, इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये जो ब्लबर, इट वर्क्स एज एन इंसुलेटर, जो इंसुलेशन करवा रहा है, मतलब हीट को बॉडी के अंदर ट्रैप रखने में हेल्प कर रहा है। नाउ एक और एग्जांपल एंटार्क्टिक फिशेस का ले लेते हैं। इनके पास बहुत यूनिक एक प्रोटीन होता है, उसको हम एंटी फ्रीज प्रोटीन बोलते हैं। ये सब जीरो टेम्परेचर, मतलब बिलो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस या नेगेटिव में भी रहते हैं, ठीक है, और ये फ्रीज नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके पास कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है एंटी फ्रीज प्रोटीन। तो ये 3 एग्जांपल्स में मैंने ये शो करने का ट्राई किया है कि ऑर्गेनिजम्स जिस एनवायरनमेंट में है, अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू दी फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट या इंटरनल रीजन से भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ चेंज ला रहा है, ठीक है। अब इन चेंजेस को हम एडेप्टेशंस बोलते हैं। क्यों चेंज ला रहा है? ताकि जिंदा रहने में इजीनेस आए, सर्वाइवल ईज हो जाए, और सेकंड रिप्रोडक्टिव रेट इसका इंक्रीज हो जाए। अब ये चेंज अगेन, अगर यही चेंज बहुत सारे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक, जनरेशन टू जनरेशन, एक पूरे के पूरे स्पीशीज़ में अगर हो रहे हैं, तो यही एडेप्टेशन से इवोल्यूशन भी हो जाएगा। तो वेरी सिंपली दिस वाज द पॉइंट्स रिगार्डिंग द एडेप्टेशन के ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरीके से अपने अंदर चेंजेस लाते हैं।